which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement. जब SQL इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो कौन सी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा. ओके, तो हम स्टेटमेंट देखते हैं. सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज हुआ है. कॉलम नेम फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, टेबल का नेम. ओके, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम. काउंट फंक्शन जो इसके अंदर कॉलम पास किया गया है, ओके, उसकी नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है. ओके, लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है, जिस रोज के अंदर नल वैल्यूज होती हैं वो उस रो को काउंट नहीं करता. ओके, ये सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन. तो यहाँ पे नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन. ओके, now next question, if column fees contain the data set. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है फीस जिसका डेटा है 5000, 8000, 7500, 5 again 5000 and 8000. ओके, what will be the output after the execution of the given query. ओके, जो नीचे क्वेरी दी गई है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा. फाइन, तो यहाँ पे हम क्वेरी देखेंगे. सिलेक्ट सम, यहाँ पे सम किया गया है. ओके, डिस्टिंक्ट फीस. अब कौन से कीवर्ड का यूज किया गया, डिस्टिंक्ट. ओके, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट. डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट कर देता है, डिलीट कर देता है. फाइन, ओके, तो यहाँ पे फी कॉलम के अंदर जिस रो के अंदर डुप्लीकेट डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा वाली रो को डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, डिलीट कर देगा. ओके, तो यहाँ पे किस किस का एडिशन होगा, 5000, 8000 एंड 7500. ओके, क्योंकि ये जो अगेन हमारे पास 5000 और 8000 आया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यूज किया है, तो ये इन दोनों को डिलीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, इनको कंसीडर नहीं करेगा. तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 वैल्यूज का एडिशन होगा, सम होगा. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20,500. ओके, Okay, question number 3. Which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? आपको orders table के records count करने हैं. Okay, total records count करने हैं, तो आप कौन से statement का use करोगे. Fine, यहाँ पे हमने किया select star from orders. तो select star from orders में क्या होगा, यहाँ पे table display हो जाएगी. Okay, it will not count it. Fine. नेक्स्ट ऑप्शन वी है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके, तो काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है, काउंट स्टार फंक्शन काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल्स. काउंट स्टार फंक्शन आपके टेबल की सारी रोज को काउंट करता है, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करती हो, चाहे उनके अंदर नल वैल्यूज हो. ओके, तो अगर आप क्या चाहते हो, टोटल नंबर ऑफ रोज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ओके, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, काउंट स्टार. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, वो करेक्ट है. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो राउंड फंक्शन है वो क्या है, वो मैथ फंक्शन है. ओके, इट इज यूज टू राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है आपका, एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. राउंड फंक्शन का यूज होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए. और जो आपके दिए हुए सम फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड एवरेज फंक्शंस, ये क्या है, हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं. ओके, तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है, मैथ फंक्शन है, वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. ओके, Okay, which one of the following functions is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL में कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. किसी भी कॉलम में या गिवन लिस्ट ऑफ डेटा में से आपको अगर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे. तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ वी हैव Question number 6. In SQL, which function is used to display current date and time? SQL में current date and time को display करने के लिए कौन से function का use किया जाता है. Okay, so the option is now function. Now function is used to display the current date and time. Okay.
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी। इस क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा, सिलेक्ट मंथ। ओके, मंथ फंक्शन का यूज हुआ है और आपने उसमें क्या किया है, डेट को पास किया है। तो मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फॉर अ गिवन डेट, राइट। तो इसमें से क्या ये आपको रिटर्न करेगा, मंथ रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट, मीन्स 5। ओके, देन क्योंकि यहाँ पे हम आपका ईयर है 2020, मंथ आपका है 5th मंथ एंड आपकी डेट क्या है 11, राइट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 है। ओके, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी। ओके, सिलेक्ट राउंड। आपके पास राउंड फंक्शन दिया हुआ है, राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए होता है वैल्यू को, राउंड 153.669, और आपको कितने डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 153.67। ओके, तो यहाँ पे 7 क्यों आया, क्योंकि 6 के बाद क्या आया हुआ है 9, तो एक 1 आपने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दी है, फाइन, क्योंकि यहाँ पे 5 से बिगर नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 153.67, दिस इज योर करेक्ट आंसर, फाइन। तो यहाँ पे अगर 9, यहाँ पे ये 7 क्यों हुआ है, क्योंकि 6 के बाद 9 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर दिया होता तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता, बट अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे पहले वाले नंबर में क्या होता है, 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाता है, फाइन। तो आपका आंसर है 153.67। ओके, देन व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी। इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग इंडिया। ओके, और इंडिया आपने सब क्वेरी क्या दिया है, DI। तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग, फाइन। ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो D आया, DI, तो यहाँ पे हम जो लेटर D है उसकी पोजीशन देखेंगे, उसकी पोजीशन है 3, फाइन। तो आपका रिजल्ट क्या है, 3, अंडरस्टूड। इन स्ट्रिंग के अंदर मीन्स ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट। इन स्ट्रिंग फंक्शन मेन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे D आपका 3rd पोजीशन पे है, तो आपका रिजल्ट क्या है, 3। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन। इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, ट्रिम इज अ टेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट एंड मिड आर ऑल्सो टेक्स्ट फंक्शन। ओके, यहाँ पे जो हमारा ट्रंकेट फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन का क्या यूज होता है, ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट्स नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो यहाँ पे ट्रंकेट फंक्शन नंबर के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए यूज होता है, तो ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ट्रंकेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन, इनमें से कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो ट्रंकेट टेक्स्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, फाइन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी में हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है। हैविंग क्लॉज क्या होता है, हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन, ठीक है। हैविंग क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो। जैसे वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज एक इंडिविजुअल रो पे कंडीशन लगाता है, ओके लेकिन हैविंग क्लॉज क्या करता है, ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है, ओके और हैविंग क्लॉज किसके साथ यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हम नंबर ऑफ रोज को कंसीडर करते हैं, मतलब एक साथ कई सारी रोज को हम यूज करते हैं, फाइन। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे हैविंग क्लॉज का मीनिंग इसके अंदर है या नहीं है, फाइन। ओके, टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स, फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं होता। टू फिल्टर आउट द कॉलम ग्रुप्स, नो। यहाँ पे हैविंग क्लॉज का क्या यूज है, टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ रोज, राइट। टू फिल्टर आउट द रोज एंड कॉलम वैल्यूज, तो ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है, आपका ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन्ड, फाइन। क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है, इट प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स, ओके ऑन ग्रुप ऑफ रोज, फाइन। देन okay, which of the following will you use in the following query to display the unique values of the column department name,
ओके आपको क्या करना है, आप इसमें बताओगे कि आपको कॉलम डिपार्टमेंट नेम से यूनिक वैल्यूज चाहिए, राइट। यूनिक वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे हमारा आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपको रिपीटेड वैल्यूज शो नहीं करता, वो रिपीटेड वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। फाइन, फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम, राइट। डिपार्टमेंट नेम कॉलम में से आपको यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको एलिमिनेट कर देगा। फाइन, एंड यू विल गेट ओनली यूनिक वैल्यूज। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट क्वेरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी इंसर्ट क्वेरी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट इंसर्ट इनटू पर्सन्स, यहाँ पे क्या है, पर्सन्स टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू पर्सन्स और आपने वैल्यूज दे दिए, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स एंड यहाँ पे आता है वैल्यूज। फाइन, तो आपका फर्स्ट करेक्ट नहीं है। टेबल नेम के बाद आप यूज करोगे वर्ड वैल्यूज। सेकेंड है आपका इंसर्ट इनटू पर्सन्स, पर्सन्स के अंदर आपने कॉलम नेम दिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यूज, ओके, एंड वैल्यूज दिए, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, राइट। सेकेंड आपका क्या है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज, ओके, और आपने वैल्यूज दिए, तो सी भी करेक्ट है, राइट। आप कॉलम नेम देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो और आप कॉलम नेम नहीं देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो, लेकिन आप जब कॉलम नेम नहीं देते तो आपको ऑर्डर करेक्ट रखना है, राइट। मतलब वैल्यूज का ऑर्डर करेक्ट रखना है। अगर नंबर वैल्यू पहले आनी है तो पहले नंबर वैल्यू दोगे, देन आप स्ट्रिंग वैल्यू सेकंड आनी है तो स्ट्रिंग वैल्यू सेकंड दोगे, लाइक दिस। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल इनमें से कौन से क्या है एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है एवरेज, एवरेज पूरा यूज नहीं होता, एवीजी यूज होता है, राइट। आपका मैक्स भी करेक्ट है और आपका काउंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दो एग्रीगेट फंक्शंस है, मैक्स फंक्शन एंड काउंट फंक्शन। ओके, नाउ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर नल्स एक्सेप्ट फॉर द फंक्शन। ऐसा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है, राइट क्योंकि एग्रीगेट के सारे फंक्शंस मैक्स, मिन, एवरेज वो क्या करते हैं, नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते, बट एक ही फंक्शन है जो एवरेज वैल्यू को नल वैल्यू को भी काउंट करता है, वो है काउंट स्टार फंक्शन, जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है। फाइन, ओके। Data manipulation language DML includes statement that modify dash of the tables of the database। तो data manipulation language statements का क्या यूज होता है, data manipulation DML statements कौन कौन से होते हैं, select, insert, update, delete। तो ये किस लिए यूज होती है, ये होती है for the manipulation of data। आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो, आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर, आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, डेटा डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए DML कमांड्स का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, इंक्लूड स्टेटमेंट दैट मॉडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल ऑफ द डेटाबेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेटा, राइट। DML कमांड्स का क्या यूज होता है, टू मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस। ओके, then what should be the data type for the column price storing value less than 1000। अभी क्या कह रहा है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे कि अगर आपको प्राइस को स्टोर करना है। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, नंबर डेटा है, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैसे स्टोर करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 200.21, ओके, तो 5 डिजिट का नंबर होगा और 2 डेसिमल पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, राइट समझ आ रहा है। एग्जाम्पल में क्या दिया कि डेटा ऐसे स्टोर करोगे, एक एग्जाम्पल दिया है 200.21, तो टोटल डेटा है जो 5 डिजिट का है और डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 52 है। फाइन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द नंबर 42। तो ये कह रहा है कि अगर आपका डेटा टाइप है न्यूमरिक और वहां पे लिमिट दी है 42, तो क्या है, पूरा जो टोटल नंबर है वो 4 डिजिट का होना चाहिए इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट।
फाइन, पूरा टोटल नंबर 4 डिजिट का इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। पूरा टोटल नंबर आपका क्या है, 4 डिजिट का है इंक्लूडिंग 2 डेसिमल पॉइंट। ओके, a relationship is formed by dash that relates two tables where one table references other table की। यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है जहां पे एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम को रेफरेंस करता है, राइट। ओके, तो ये किसकी हेल्प से होता है, जब एक टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, मतलब यू कैन से उससे डेटा लेती है। फॉरेन की टेबल के अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो डेटा चेंज नहीं होता है प्राइमरी की टेबल के अंदर। फाइन, समझ में आया। रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, एक रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं दो टेबल के बीच में, किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से। डेट रिलेट्स टू टेबल्स, जो दोनों टेबल को रिलेट करती है, वेयर वन टेबल रेफरेंसेस, जहां पे एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस करती है। फाइन, समझ में आया। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, दूसरे टेबल के अंदर क्या होता है, सेम प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फाइन, मतलब एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसका डेटा हम दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। अब अगर प्राइमरी की तो क्या होता है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई स्टूडेंट रिकॉर्ड की जिसके अंदर हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट नेम एंड क्लास। दूसरी एक हमने टेबल बनाई जिसके अंदर अगेन हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर एंड स्टूडेंट्स डिटेल। फाइन, तो देखो यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है, यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है। एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के अंदर वो फॉरेन की है। ओके, तो ये क्या है, दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। फाइन, ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप रोल नंबर 1 का डेटा देखोगे तो उसका रोल नंबर नेम है अमित, ओके, और क्लास है उसकी 12, और यहाँ पे आप उसका एडमिशन नंबर देख सकते हो सेम रोल नंबर से, और उसकी डिटेल्स देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। Fine. Now we have next question. An attribute in a relation is termed as foreign key when it references the primary key of another table. ठीक है, तो यही सेम चीज आ गई है कि एक an attribute in a relation, एक कॉलम, एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम या फील्ड। एक फील्ड क्या है, टेबल, रिलेशन क्या होता है, टेबल। ठीक है, फिर से देखो, an attribute means column या field in a relation in a table is termed as foreign key। एक कॉलम को फॉरेन की कहा जाता है when it reference, जब वो क्या करता है, रेफरेंस करता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, राइट। समझ आया। Then which of the following are the DDL statement, इनमें से कौन सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं। तो DDL कौन सी होती है, which are used to define the structure of the database like create, alter, drop, rename। ठीक है, तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी DDL कमांड्स हैं। फाइन, तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये तीनों DDL कमांड है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी। आपको ये क्वेरी देखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी, डैश नेम डैश, राइट। हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा को क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो, ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऑर्डर बाय सैलरी, जहां पे सैलरी कॉलम से आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, नेम से अरेंज कर रहे हो। ठीक है, टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, अब यहाँ पे आप सैलरी दिखाना चाहते हो ग्रेटर टू स्मॉलर, राइट, मीन्स आप क्या करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो, और नेम एंड नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप असेंडिंग में दिखाना चाहते हो। ओके, ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज। अब आपको क्या करना है, सैलरी को दिखाना है आपको डिसेंडिंग में, और आपको नेम को दिखाना है असेंडिंग में। तो आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। आप सैलरी के साथ कीवर्ड यूज करोगे DESC फॉर डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेटर टू स्मॉलर दिखाना है, और नेम के साथ आप यूज करोगे ASC, क्योंकि यहाँ आपको असेंडिंग में दिखाना है, मींस स्मॉल टू ग्रेट, स्मॉल टू लार्ज। फाइन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन ऑर्डर। अगर ऑर्डर
ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके रिजल्ट को किस फॉर्म में अरेंज करता है, ये आपके रिजल्ट को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, ठीक है, DESC या ASC आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, आपके रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। फाइन, ओके। विच क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट, कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है क्वेरी रिजल्ट को शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउज शॉर्टिंग ऑफ द क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके आप अपनी क्वेरी को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब जो भी आप चाहते हो आपके टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में शॉर्ट होकर आए, तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो। ओके लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होता है ओनली वही शॉर्ट होके आता है, जो टेबल ओरिजिनल टेबल होती है वो एज इट इज रहती है। फाइन, तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑर्डर बाय, राइट। ओके, विच ऑपरेटर टेस्ट्स अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा दैट इज नल वैल्यू। आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं, तो आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो, तो यह वहां पे हम इज ऑपरेटर का, इज नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटर। फाइन, राइट। क्या पूछा गया, विच ऑपरेटर टेस्ट अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा, आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कॉलम में नल डेटा है या नहीं, तो आप इज नल ऑपरेटर का यूज करोगे। फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा, कौन से एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए, तो इट इज वेरी क्लियर, सिलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल। तो आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए तो आप कॉलम नेम देते हो, आपको कंप्लीट टेबल चाहिए तो आप सिलेक्ट स्टार देते हो, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल। फाइन, ओके। व्हाट डज DML स्टैंड फॉर, DML की फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दीज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस, राइट। Okay. The dash clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition. Okay, तो कौन से क्लोज का यूज किया जाता है जब आपको एक पर्टिकुलर रो के अंदर क्या करनी है, कंडीशन को पुट करना है। फाइन, तो यहाँ पे अगर आपको नंबर मतलब एक सेट ऑफ रोज पे करना होता तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते, जब आपको इंडिविजुअल रो पे कंडीशन को सेट करना होता है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, राइट। द वेयर क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउस अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन, राइट। एक पर्टिकुलर रो पर अगर आप कंडीशन लगाओगे तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे, अगर आप सेट ऑफ रोज पर कंडीशन लगाओगे तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। फाइन, now which of the following function is used to find the smallest value from the given data in MySQL। अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप MySQL के कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे min फंक्शन का, राइट, विच इज यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा। ओके तो यहाँ पे आप मिनिमम फंक्शन का यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर करोगे कि कौन सी स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट आपकी यहाँ पे आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे हो, डेटा सिलेक्टेड है तो ये आपकी DML स्टेटमेंट है। ओके क्योंकि आपकी ये जो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट है सारी, ये आपकी DML स्टेटमेंट है। फाइन, ओके नाउ द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है, एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नो, वेयर क्लॉज की तरह वो वर्क नहीं करता क्योंकि वो सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है, सेट ऑफ रोज के ऊपर। ओके देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एक्ट्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, ये भी रॉन्ग है। आपका नेक्स्ट क्या है, एक्ट्स लाइक वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर्म ग्रुप रेदर देन रोज। ओके तो यहाँ पे क्या है आपका जो सी ऑप्शन है। फाइन, जो
ओके उसमें क्या कहा जा रहा है कि वो वेयर क्लॉज की तरह कंडीशन तो सेट करता है, ओके लेकिन वो ग्रुप बना के ग्रुप के ऊपर कंडीशन सेट करता है, इंडिविजुअल रो पे नहीं करता है। फाइन, तो आपका ये ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। फाइन, राइट। नाउ विच क्लॉज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉज यूज किया जाता है, तो वी नो डेट की ग्रुप बाय क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, जो क्या है, सेम है, ओके एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सेम है, उनका क्या क्रिएट कर देता है, उनका ग्रुप बना देता है। ओके दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड, तो क्या होता है, ग्रुपिंग बनने के बाद उसका एक समरी रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। फाइन, समझ आया। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स को की ग्रुपिंग कर देता है, उनको एक ग्रुप में डाल देता है। फाइन, और ग्रुप बाय क्लॉज हम किसके साथ यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज से पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद जो आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। फाइन, ओके नाउ इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा, सैलरी कॉलम के अंदर डेटा है आपका 15,000, 25,000, 10,000, अगेन 15,000, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, तो क्या आउटपुट आएगा। फाइन, सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट सैलरी, अब यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट सैलरी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज आई हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। फाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके तो आपका एडिशन हो जाएगा, आपका एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 15,000 का, देन 25,000 का, देन 10,000 का, जो अगेन आपका 15,000 आया है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फाइन, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 50,000 टोटल। ओके इसको मिला के, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट सैलरी बोला है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है डिस्टिंक्ट कीवर्ड उसको एलिमिनेट कर देगा। फाइन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। Okay, now SQL applies condition on the groups through dash clause after groups have been formed। तो ये क्या कह रहा है कि SQL ग्रुप्स बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करके उन ग्रुप्स पर क्या करता है, कंडीशंस को अप्लाई करता है। देखो SQL applies condition on the groups through, ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है किस क्लॉज की हेल्प से, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, और ग्रुप्स के साथ हैविंग क्लॉज यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है हैविंग। एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशंस ऑन द ग्रुप थ्रू हैविंग क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, और अगर इंडिविजुअल रोज पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे। फाइन, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर, इनमें से कौन सी क्वेरी क्या कंटेन कर रही है, एन एरर कंटेन कर रही है। हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स दिस इज करेक्ट। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे आपने क्या दिया है, आपने कंडीशंस भी दी है। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेबल नेम नहीं आया फ्रॉम ईएमपी। ओके, स्टेटमेंट करेक्ट तब होती है जब यहाँ पे सिलेक्ट ईएमपी एम्प्लॉय आईडी where employee ID is this and last name is this from EMP। तो यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आपकी स्टेटमेंट डी। फाइन, नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन एसक्यूएल क्वेरी। फाइन, तो एसक्यूएल का कौन सा फंक्शन है जो काउंट करता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, राइट। अगर आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट रोज को काउंट नहीं कराना है, नल रोज को नहीं काउंट कराना है, तो यहाँ पे आप काउंट फंक्शन का यूज करो को करेक्ट कर सकते हो। और आपको सारी की सारी डुप्लीकेट नल जितनी भी रोज है सबको काउंट कराना है तो आप काउंट स्टार का यूज कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं काउंट स्टार। वैसे तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो ज्यादा वैलिड आंसर है वो काउंट स्टार है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा, आइदर दे आर कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज। फाइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर है काउंट स्टार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज, इनमें से कौन सा ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। तो आपका मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड सम फंक्शन, तीनों फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव,
राइट। ओनली काउंट स्टार फंक्शन है जो नल वैल्यू को काउंट करता है, अदरवाइज ऑल द एग्रीगेट फंक्शन, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, इग्नोर करते हैं। फाइन, ओके। नाउ What will be the order of the data being sorted after the execution of given query? जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो डेटा किस ऑर्डर में शॉर्ट होगा? तो आपने दिया सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, आपने दिया है ऑर्डर बाय रोल नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में शॉर्ट करता है क्वेरी को? असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, मतलब छोटे से बड़े, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक। फाइन, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट किस टाइप की स्टेटमेंट है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम क्या करें? टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है, जहाँ पे डेटा डेफिनेशन मीन्स जहाँ पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है जो कमांड्स टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। ओके, तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ये कौन सी कमांड्स होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती है। फाइन, Now, what is the full form of SQL? SQL की फुल फॉर्म क्या है? SQL की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फाइन, Which of the following SQL command retrieves data from the tables? कौन सी SQL कमांड का यूज किया जाता है टेबल से डेटा को रिट्राइव करने के लिए? तो हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, ओके, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नाउ, विच ऑपरेटर चेक्स अ वैल्यू बिटवीन अ रेंज ऑफ वैल्यूज? कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज देने के लिए? तो यहाँ पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। वो क्या करता है? इट गिव्स द रेंज विच इंक्लूड बोथ द लोअर एंड अपर वैल्यू, ये रेंज को डिफाइन करता है जहां पे लोअर और अपर वैल्यू दोनों को कंसीडर किया जाता है। फाइन, ओके। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द DDL कमांड? कौन सी DDL कमांड है? यहाँ पे सिलेक्ट आपकी क्या है? DML है कमांड, इंसर्ट DML है, अपडेट आपकी DML है। तो यहाँ पे आपकी जो ऑल्टर कमांड है वो क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है, DDL कमांड है। फाइन, दिस इज योर DDL कमांड। ओके, नाउ कंसीडर द टेबल विद द स्ट्रक्चर एज, आपने एक टेबल क्रिएट की है, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम्स नेम है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल क्रेडिट। राइट, इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की? अगर आपको इसमें से प्राइमरी की बनानी है तो आप कौन से एट्रीब्यूट को, मतलब कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे? तो यहाँ पे नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट लोगों का सेम हो सकता है, क्रेडिट्स भी सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस टेबल को प्रेफर करेंगे? जो प्राइमरी की बने, हम आईडी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज आईडी क्या होगा? सबका यूनिक होगा। और हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं? जो क्या होता है? यूनिक कॉलम होता है। फाइन, नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे असर्शन क्या है? स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट लगती है और उसके लिए आप एक पर्टिकुलर रीजन देते हैं। फाइन, ओके। नाउ द असर्शन इज ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू शॉर्ट द रिकॉर्ड्स। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है रिकॉर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। फाइन, आपने रीजन क्या दिया है? फॉर शॉर्टिंग कीवर्ड ASC एंड DESC आर यूज्ड। शॉर्टिंग के लिए आप ASC एंड DESC कीवर्ड्स का, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कीवर्ड्स का यूज करते हो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन क्या है? आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, ओके, आपका असर्शन क्या है? काउंट फंक्शन इग्नोर्स डिस्टिंक्ट। काउंट फंक्शन डिस्टिंक्ट वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को इग्नोर करता है। फाइन, ये क्या है? ये असर्शन आपका क्या है? रॉन्ग है,
क्योंकि काउंट फंक्शन यूनिक वैल्यू को लेता है, यूनिक वैल्यू को काउंट करता है, बट यहाँ पे क्या इग्नोर्स डिस्टिंक्ट किया हुआ है, तो ये आपका असर्शन क्या है, फॉल्स है। देन डिस्टिंक्ट इग्नोर्स डुप्लीकेट वैल्यू, आपका रीजन क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है। ओके, तो दिस इज करेक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करने के लिए। फाइन, तो असर्शन तो आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, ऑप्शन डी, दैट ए इज false but R is true, means assertion is false but reason is true. Okay, now assertion is the unique keyword ensures no duplicate values in the table. Unique keyword जब आप टेबल क्रिएशन में यूज करते हो तो वो क्या इंश्योर करता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। फाइन, तो यहाँ पे हमारा assertion ट्रू है। देन रीजन वी हैव डिस्टिंक्ट इज सिमिलर टू यूनिक, जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं वो क्या है, यूनिक के का सिमिलर है। ठीक है, यूनिक कीवर्ड हम यूज करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पर, राइट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल। फाइन, कि आप अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज कीवर्ड यूज करोगे तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा। तो इन दोनों का फंक्शन सेम है। फाइन, तो ये आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप इसके लिए ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, क्योंकि यूनिक कीवर्ड का यूज क्या इंश्योर करता है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते, और डिस्टिंक्ट क्या इंश्योर करता है कि जब वो रिजल्ट शो करेगा तो आपको विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज शो करेगा। तो ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सेम है। फाइन, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ओके, Okay, now we have the assertion the having clause is used with the aggregate function. Having clause का यूज किया जाता है aggregate function के साथ to put condition on the set of values. Fine, ये assertion हमारा true है। where clause places condition on individual rows. where clause का क्या यूज है, वो individual rows पर conditions को place करते हैं या उन conditions को लगाते हैं। Fine, तो दोनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो assertion का करेक्ट रीजन नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ऑप्शन बी यूज करोगे, both A and R, assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. Okay, okay, now the assertion is the primary key constraint is given with the column. जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम कॉलम के साथ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देते हैं। ओके, हम पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं, तो हमारा assertion यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नाउ रीजन, null values are not allowed to be entered using the not null constraint. जब आप not null constraint लगाते हो किसी भी कॉलम पे तो वो कॉलम क्या करता है, null values को एंटर नहीं करने देता। फाइन, रीजन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन assertion को जस्टिफाई नहीं करता है, वो उसका रीजन नहीं है। फाइन, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ऑप्शन बी यूज करोगे, both assertion and reason are true but R, reason is not the correct explanation of A. फाइन, क्योंकि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। ओके, नाउ वी हैव द असर्शन मैक्स एंड मिन आर एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स एंड मिन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। यस, दे आर एग्रीगेट फंक्शन। देन रीजन इज दीज कैन वर्क ऑन मल्टीपल रोज। मैक्स और मिन दोनों जो फंक्शंस है वो उनको हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल रोज पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। सिलेक्ट राउंड। अब यहाँ पे हम राउंड फंक्शन का यूज करें। राउंड फंक्शन क्या होता है, दिस फंक्शन राउंड्स अप द नंबर टू द अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। राउंड फंक्शन के अंदर आप जो भी नंबर पास करोगे वो उसको उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू या उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, राउंड फंक्शन के अंदर अब फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया, नंबर को पास किया है। ओके, तो इट विल कन्वर्ट मोस्टली, लेकिन क्या करता है जब भी आप राउंड फंक्शन का यूज करते हो ये अपवर्ड फंक्शन में, मतलब बड़ी वैल्यू में उससे थोड़ी सी अबव वैल्यू में इसको कन्वर्ट करता है। राइट, अब यहाँ पे देखो 49.88 को आपने पास किया तो आपका रिजल्ट क्या है, 50। ओके, सिलेक्ट राउंड 7.87, 3। अब यहाँ पे 3 क्या है, 3 है नंबर ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो आप सेकंड पैरामीटर पास करते हो राउंड फंक्शन में वो किसके लिए होता है, वो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लिए होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है।
ओके, तो देखो यहाँ पे जो नंबर हमने पास किया उसमें है 87, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 ऐड हो गया है। फाइन, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने स्पेसिफाई किए थे 3, तो यहाँ पे हो गया 7.870। ओके, सिलेक्ट राउंड 5.8। 5.8 आपने नंबर पास किया है। ओके, तो ये नियरेस्ट अबव नंबर में इसको कन्वर्ट कर देगा, आपका आंसर आ गया है 6। सिलेक्ट राउंड 4.651। अब देखो, इसने जो हमने सेकंड पैरामीटर पास किया वो है 1, मतलब डेसिमल के बाद आपका क्या आना चाहिए, एक ही डिजिट आना चाहिए। ओके, तो 6 5 को इसने कन्वर्ट कर दिया 7 में, तो आपका रिजल्ट आ गया है 4.7। ओके, now we have next question. Muskan, a database administrator, has grouped records of a table with the help of group by clause. Okay, मुस्कान ने क्या किया, एक टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुप किया है, ठीक है, उनको ग्रुपिंग में डाला है, किसकी हेल्प से, ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से। ओके, शी नीड्स टू फर्दर फिल्टर ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेटेड थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज। अब वो क्या करना चाहती है, जो भी उसने ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से ग्रुपिंग की है रिकॉर्ड्स की, वो उसको और भी क्या करना चाहती है, फिल्टर करना चाहती है। फाइन, suggest suitable clause for it and properly explain its uses with the help of the example। तो वो चाहती है, उसने, मुस्कान ने क्या किया है, टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुपिंग की है, टेबल्स के रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग की है ग्रुप बाय क्लॉज से। ठीक है, अब वो जो ग्रुपिंग हुई है उसको और फिल्टर करना चाहती है, तो वो चाहती है कि कौन सा क्लॉज लगाएं जिससे उसकी और फिल्ट्रेशन हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है, हैविंग क्लॉज is used to further filter those group of records which will be generated through group by clause। अब हैविंग क्लॉज क्या करता है, हैविंग क्लॉज की हेल्प से हम उन ग्रुप्स को और भी ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं जो ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हमने जिनकी ग्रुपिंग की है। यहाँ पे फिल्टर करने का मतलब है उनको और भी अलग अलग कर सकते हैं, मतलब उन ग्रुप के अंदर भी हम डिवीजन कर सकते हैं। फाइन, ओके, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लासेस। अब हम क्या निकालें, मैक्सिमम मार्क्स निकालें स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर से, और हमने ग्रुपिंग किसकी करी, क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की है। ओके, हैविंग क्लासेस, अब देखो पहले हमने क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर ली। ओके, जैसे आपने कर लिया 9, हमने क्या किया, 4 क्लासेस ले ली, 9 10th 11 12th। ओके, और उनके मैक्सिमम मार्क्स की ग्रुपिंग कर ली, 9th की भी, 9th के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली, आपने 10th के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली, और आपने 11th के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली, और आपने 12th के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली। तो अब आपके पास 4 ग्रुप आ गए, 4 ग्रुप आ गए। ओके, लेकिन अब हमने 4 ग्रुप के अंदर भी और फिल्ट्रेशन कर लिया, और हमने सेग्रीगेशन कर दिया, किसकी हेल्प से, हैविंग क्लासेस इन 10 एंड 11। तो अब हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 4 ग्रुप्स के अंदर से हमने कितने ग्रुप्स निकाले, दो ग्रुप्स को निकाल दिया। पहले हमने ग्रुपिंग करी ग्रुप बाय क्लॉज से। ओके, स्टूडेंट टेबल में ग्रुप बाय क्लॉज से हमने 4, लेट अस दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है, हमने 4 ग्रुप्स बनाए, और उन 4 ग्रुप्स में से भी हमने क्या किया, 2 ग्रुप्स को फिल्टर कर दिया, 2 ग्रुप्स को निकाल दिया, ठीक है, बाय यूजिंग द हैविंग क्लॉज। ठीक है, द above given query will arrange records in groups according to the classes। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू द क्लासेस आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गए। फर्दर फिल्टरिंग ऑन दीज ग्रुप विल हैपन थ्रू हैविंग क्लॉज, और हमने फर्दर फिल्टरिंग किसकी हेल्प से कर दी, हैविंग की हेल्प से कर दी, विच विल फाइनली डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास 10 एंड 11। तो हमें अब रिजल्ट में क्या मिला, उन ग्रुप्स में से 10th का और 11th वाले ग्रुप का रिजल्ट मिल गया। ओके, फर्दर हमने क्या कर दिया, उसका फिल्ट्रेशन कर दिया। ओके, तो ग्रुप बाय क्लॉज में अगर आपको फर्दर फिल्ट्रेशन चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर सुमित, a database administrator in Rising Star Public School has created the following table to store the records of the table। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूड इन्फो करके टेबल आ गई है, दिस इज स्टूड इन्फो टेबल। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेरीज देखते हैं। He has written the following queries here। फर्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट मिन, ठीक है, मिन फंक्शन में आपने पास किया है ईयर फंक्शन। ओके, और ईयर फंक्शन में आपने पास किया है DOB, डेट ऑफ बर्थ कॉलम, फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, तो ईयर फंक्शन क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ में से ईयर को निकाल लेगा। ओके, आपके पास ईयर आ गया। फाइन, तो इसमें से जितने भी ईयर्स हैं तो ईयर्स निकल गए, आपके सिर्फ और सिर्फ ईयर्स आ गए।
ईयर फंक्शन की हेल्प से। अब ईयर फंक्शन को हमने किस में पास किया, मिन फंक्शन में। मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो जो हमारे पास ईयर्स है उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1985। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1985। आपका रिजल्ट है 1985। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट फॉर वेयर मंथ, मंथ, और मंथ फंक्शन में आपने पास क्या किया है, DOA, डेट ऑफ एडमिशन। अब मंथ फंक्शन में आपने डेट ऑफ एडमिशन को पास किया है, तो क्या होगा, इसमें जितने भी मंथ हैं, ओके, वो सारे ये क्या कर देगा, निकाल देगा। ओके, अब आगे कंडीशन क्या है, वेयर मंथ डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू 04, जहां पे क्या है, 04 है, 04 यहाँ पे है हमारा। ओके, तो पूरी अब देखते हैं। सिलेक्ट एस नेम, एस नेम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एस नेम, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट फॉर वेयर मंथ, जहां पे मंथ क्या है, 04 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, अरुण। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव द सेम टेबल, स्टूडेंट फॉर, हमारे पास अगेन सेम टेबल है, स्टूडेंट फॉर। बेस्ड ऑन द टेबल गिवन अबव हेल्प मिस्टर सुमित राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, अब हमें इस टेबल के बेस पर जो भी क्वेरीज दी गई है उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ। हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है, और किसका, ओल्डेस्ट स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करनी है, और इसके लिए हमें कमांड लिखनी है, क्वेरी लिखनी है। ओके, तो हमने क्या दिया, सिलेक्ट एस नेम, ओके, एस नेम, मिन, मिन, मिन फंक्शन में आपने क्या किया है, ईयर डाला है, ईयर, ओके, ईयर, DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ फंक्शन, ईयर फंक्शन क्या करेगा, डेट ऑफ बर्थ फंक्शन में से डेट ऑफ बर्थ आपका निकाल लिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया, सॉरी, ईयर निकाल लिया, ईयर निकाल लिया इसने डेट ऑफ बर्थ का, ईयर फंक्शन ने। अब मिन फंक्शन ने क्या किया, उस ईयर में से जो स्मॉलेस्ट था उसको निकाल लिया, 1985। ओके, तो 1985 में जो बच्चा जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट है। ओके, ओके, ये हमने कर लिया, फाइन। तो हमने क्या दे दिया, एस नेम, उसका नाम दे दिया, एस नेम, एस नेम, एंड क्या किया हमने, एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, एस नेम। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, DOB भी दे सकते थे, मिनिमम, ये इससे तो ये निकल गया कौन सा, ठीक है, एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनिमम करके उसको सिंपल आप उसको डिस्प्ले भी करा सकते थे। सिलेक्ट एस नेम, हमने एस नेम से या उसका नेम डिस्प्ले करा दिया। ओके, और यहाँ कंडीशन देके जो मिनिमम था वो हमने निकाल लिया कि जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट फॉर। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, फाइन, समझ आया आपको। हमने क्या किया, जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है, फाइन, ओके। अब और उसका जो ईयर था उसको भी हमने डिस्प्ले करा दिया है, फाइन। डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है ना वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, फाइन। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब हमें उन स्टूडेंट्स के नेम के लिए क्वेरी लिखनी है जिनका एडमिशन कब हुआ है, अगस्त में हुआ है, फाइन। तो इसका हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट फॉर, स्टूडेंट फॉर टेबल का नाम है, वेयर मंथ, मंथ फंक्शन से क्या होगा, जितने भी जो DOA डेट ऑफ एडमिशन है कॉलम है उसके मंथ निकल के आ जाएंगे, मंथ निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मंथ इक्वल टू हमने क्या दे दिया, 8, ओके, इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ 8 है, अगस्त है, फाइन, उसका रिकॉर्ड आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही, तो यही वाला डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेरी दी है, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट फॉर वेयर मंथ डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू, डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू 8। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। आपको इन क्वेरीज के आउटपुट बताने। सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, इंडिया इज माई कंट्री, माई। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इन स्ट्रिंग फंक्शन पोजीशन बताता है सब स्ट्रिंग की, फाइन। तो यहाँ पे मेन स्ट्रिंग आपकी इंडिया इज माई कंट्री है, फाइन, ओके, ओके।
इंडिया इज माई कंट्री आपकी क्या है, मेन स्ट्रिंग है, और आप में माई जो उसकी सब स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया इज माई कंट्री में आपको माई की पोजीशन बताने, इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है। तो यहाँ पे माई की पोजीशन आ गई 10। अगर हम वैसे भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट किया जाता है, 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे माई की पोजीशन, जो माई सब स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन आ गई है। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग वी आर इंडियंस 4 3। अब यहाँ पे हमें सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है, इसमें से निकालनी है, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग को निकालना है। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, फोर्थ करेक्टर से, फोर्थ पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। और कितने करेक्टर्स निकालने हैं, कितने लेटर्स निकालने हैं, 3 लेटर्स निकालने हैं। तो फोर्थ 1 2 3 4, ठीक है। 4 आपका ए है और 3 निकालने ARER, तो आपके पास आर आ गया। फाइन, सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग के अंदर से क्या करता है, निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। फाइन, okay, the next question is Mr. Tanish is working on MySQL table using Guardian having the following structure. Okay, ये क्या है, Guardian table का structure है। She need to perform the following task on the table. अब ये टास्क करने हैं, जो कमांड्स दिए हैं टेबल के ऊपर, ये टास्क करने हैं, कौन कौन से करने हैं, टू फेच लास्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द GUID कॉलम। GUID कॉलम से क्या करना है, लास्ट 4 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। फाइन, यहाँ पे GUID कॉलम क्या है, कैरेक्टर कॉलम है, इसमें कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो उसमें से हमें लास्ट 4 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे। राइट फंक्शन से आप क्या करोगे, राइट साइड से, मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसके एंड से आप क्या करते हो, कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो राइट साइड से। तो आपने क्या दिया, सिलेक्ट राइट, राइट के अंदर आपने दे दिया जी नेम। ओके, जी नेम। ओके, और यहाँ पे GUID कॉलम है, तो आप यहाँ पे GUID कॉलम भी लिख सकते हो, GUID कॉलम, राइट। ओके, जी नेम की जगह GUID कॉलम भी आप लिख सकते हो, राइट। ओके, 4 तो हमें राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, हमें एंड ऑफ द स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम गार्जियन। फाइन, तो जी नेम, क्योंकि यहाँ पे GUID लिखा है तो आप यहाँ पे GUID, फाइन, सिलेक्ट राइट, GUID कॉलम का नेम गया, एंड आपने क्या स्पेसिफाई किया, 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फाइन, अब नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ GNAME कॉलम इन स्मॉलर लेटर्स। GNAME कॉलम्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में आपको डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल ये हमें पता है, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, एलकेस, या लोअर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, सिलेक्ट एलकेस, उसमें आपने जीनेम कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम गार्जियन। ओके, तो जीनेम कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी। टू डिस्प्ले 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम जी एड्रेस। ओके, अब हमें क्या करना है, 6 कैरेक्टर्स को निकालना है 5th पोजीशन से। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट मिड भी कर सकते हो, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग भी कर सकते हो, सिलेक्ट सब STR भी कर सकते हो, दे ऑल आर सेम। तो आपने यहाँ पे कॉलम का नेम पास किया, ठीक है, पोजीशन पास की, किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, 5th पोजीशन से, और कितने कैरेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, 6 कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 5th पोजीशन से 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 से स्टार्ट होगा और 6 कैरेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। फाइन, now the next question is Reena is working with functions of MySQL. Explain her following. What is the purpose of date function? Date function का क्या purpose है? Okay, this function returns only date part from the given date or date time expression. Date function की help से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी date से या date time expression से only हम किसको access कर सकते हैं, date part को extract कर सकते हैं, access कर सकते हैं। Syntax क्या है, date function, और date function में आप date time expression या date को पास करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे दो, हमने यहाँ पे कमांड दिया सिलेक्ट डेट, और डेट के अंदर हमने डेट टाइम एक्सप्रेशन को पास कर दिया। फाइन, तो इसमें से क्या करेगा, ये सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करके आपको शो कर देगा। तो ये देखो यहाँ पे डेट टाइम एक्सप्रेशन से इसने सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करके शो कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट, हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट एक्सेप्ट। डेट फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं,
फाइन। तो डेट फंक्शन टेक्स वन पैरामीटर एज डेट और डेट टाइम। इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर आप पास करोगे, या तो डेट को पास करोगे या डेट या टाइम का कॉम्बिनेशन पास करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास होता है, वन पैरामीटर पास होता है। फाइन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इट्स रिटर्न टाइप। डेट फंक्शन का आपको रिटर्न टाइप क्या मिलता है? द जनरल फॉर्मेट फॉर इट्स रिटर्न टाइप इज ईयर, मंथ, डे। ईयर, okay, you will get year, month and day. Sorry, this is day. Okay, आपको किस फॉर्मेट में डेट मिलती है? ईयर, मंथ, डे। इस फॉर्मेट में आपको डेट मिलेगी। ओके okay, next question. While dealing with the string data type in MySQL, it's observed that sometimes unnecessary space characters comes in between, which hampers the successful execution of a string manipulation module. तो ये क्या कह रहा है? जब हम कई बार स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं MySQL के अंदर, तो क्या होता है? अननेसेसरी स्पेस होते हैं। ओके उसके अंदर नेम द suitable MySQL functions to remove leading, trailing एंड बोथ टाइप्स ऑफ स्पेस कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो ऐसे कौन से एसक्यूएल फंक्शंस हैं? हमें उन एसक्यूएल फंक्शंस के नेम बताने हैं जो उसके लीडिंग स्पेसेस, मतलब जो उसके स्टार्टिंग में स्पेसेस आते हैं उनको रिमूव कर दे, ट्रेलिंग स्पेसेस जो स्ट्रिंग के बाद स्पेस आते हैं उसको रिमूव कर दे, और दोनों टाइप के स्पेसेस को रिमूव कर दे। ओके ऑल्सो गिव MySQL क्वेरीज टू डिपिक्ट द सेम। और इसको क्वेरीज भी आपको बतानी है कि किस तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? ltrim फंक्शन। ltrim फंक्शन क्या करेगा? उसके लीडिंग स्पेसेस को, लीडिंग मतलब जो उससे पहले आए हुए हैं उसके लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उनको रिमूव करेगा। सिलेक्ट ltrim IP सैंपल पेपर टर्म 2। फाइन। तो जो इसके स्टार्टिंग में स्पेस आया है तो ltrim क्या करेगा? लेफ्ट साइड के स्पेस को, लीडिंग स्पेस को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। फाइन। नेक्स्ट rtrim। rtrim फंक्शन क्या करता है? rtrim फंक्शन स्ट्रिंग के राइट साइड पर जो स्पेसेस होते हैं, ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। राइट। तो आईपी सैंपल पेपर, तो यहाँ पे राइट साइड के स्पेस को इसने रिमूव कर दिया। ट्रिम फंक्शन। अब थर्ड फंक्शन क्या है? ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? राइट जो आपके लेफ्ट साइड के स्पेसेस होते हैं, राइट साइड के स्पेसेस होते हैं, मींस आपके लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस दोनों टाइप्स के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ओके तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसके राइट साइड के और लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। फाइन। Okay, now here we have the next question. Carefully observe the following table employee. ये हमारे पास employee table है, columns है, employee number, employee name, department, designation, date of joining and the salary. Okay, write SQL queries for the following. हमें जो नीचे queries दिए हैं उनके, sorry, जो आपकी क्वेश्चंस दिए हैं उससे रिलेटेड SQL queries आपको लिखनी है। फाइन। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। Okay, so the first question is display the records इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी। हमें जो एम्प्लॉय टेबल है उसके रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जिसकी मतलब सैलरीज कॉलम को यहाँ पे हमने बेस बनाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? उसके रिकॉर्ड्स को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? अरेंज कर देता है रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है। फाइन। ऑर्डर बाय सैलरी अगर आप दोगे, ऑर्डर बाय सैलरी दोगे तो सैलरी क्या करेगा? स्मॉलर टू हायर सैलरी की तरफ ले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड्स को अरेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड लगाना है DESC, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये कीवर्ड आता है। फाइन। तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो सबसे हमने सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को दे दिया। ठीक है, सम, ठीक है, टोटल सैलरी के लिए हमने सम निकाला, सैलरी का सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, ग्रुप बाय से क्या किया? डिपार्टमेंट वाइज हमने क्या कर दिया? सैलरी का सम कर दिया। फाइन, समझ में आ गया? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें क्या करना था? डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी बतानी थी, तो हमने डिपार्टमेंट वाइज क्या किया है? सम कर दिया सैलरी का। ओके, टू डिस्प्ले द नेम, डेजिग्नेशन एंड इट्स एवरेज सैलरी।
ओके सबसे पहले हमने क्या करना है, नेम, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड एवरेज, जितनी भी सैलरी उसका एवरेज निकाल दिया, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। और यहाँ पे हमें क्या करना था, डेजिग्नेशन वाइज एवरेज सैलरी बतानी थी, तो हमने एवरेज सैलरी बता दी और ग्रुपिंग किससे कर दी, डेजिग्नेशन, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन वाइज जितनी भी डेजिग्नेशन है अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी आपकी आ गई है। फाइन। टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट लोएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड हाईएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट वाइज ऑफ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मिनिमम फंक्शन में हमने क्या कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उससे लोएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। फिर मैक्स फंक्शन में हमने पास कर दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उससे हाईएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और ग्रुपिंग कैसे हमने की है, डिपार्टमेंट वाइज की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन डिपार्टमेंट वाइज ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट वाइज हमें ग्रुपिंग करनी थी, तो हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट यहाँ पे किया है। ओके ओके, द शिवम डेटाबेस एनालिस्ट हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल। अब हमारे पास ये टेबल है, रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम, सेक्शन एंड फी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज। ये क्वेरीज है, ओके, हेल्प हिम इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द अबव गिवन एसक्यूएल क्वेरीज, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेरीज हमें आउटपुट बताना है। ओके तो हम इसका आउटपुट निकालते हैं क्वेरीज के अकॉर्डिंग। ओके तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, सिलेक्ट सम फी, फी का सम हो गया है फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर स्ट्रीम कॉमर्स, जहाँ पे स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स है, और सेक्शन क्या है, बी है। ओके तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कहाँ कहाँ पे स्ट्रीम आपका कॉमर्स है और सेक्शन क्या है, बी। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीम कॉमर्स है और सेक्शन बी है वहां पे क्या करना है, आपको सम निकाल देना है। ठीक है, अब आप जब कंप्यूटर पे करते हो तो बाय डिफॉल्ट सम आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको ये देखना है कि क्या कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन क्या है, आपको सम करना है फीस का, और कहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रीम कॉमर्स है और सेक्शन बी है, तो दिस इज द सम। नेक्स्ट, सिलेक्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम आए, मैक्सिमम फीस आए, मिनिमम फीस आए फ्रॉम स्टूडेंट फीस वेयर स्ट्रीम इक्वल टू आर्ट। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे स्ट्रीम आर्ट्स है, ठीक है, वहां पे आपको स्ट्रीम बतानी है, लिखनी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम फीस लिखनी है और उसकी मिनिमम फीस लिखनी है। फाइन, जहाँ पे स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट के लिए आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको खुद लिखना है। फाइन, सिलेक्ट सेक्शन स्ट्रीम एवरेज फी फ्रॉम स्टूडेंट फी ग्रुप बाय सेक्शन। ओके तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी सेक्शन दिए उनकी ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, जितने भी ए वाले सेक्शन है, ठीक है, और बी वाले सेक्शन है, सी वाले सेक्शन है, तीनों की ग्रुपिंग कर दो। सबसे पहले सेक्शन आ गए, स्ट्रीम आ गई, ठीक है, उनकी स्ट्रीम्स आ गई और उनकी एवरेज फीस आपको निकालनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अगर ए सेक्शन 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो उसकी जितनी भी फीस है उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल दो, उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कमिंग। ओके, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ऐसे ही आपको करना है, अगर ए सेक्शन 4 बार आ रहा है, मतलब साइंस स्ट्रीम ही ले लो, साइंस स्ट्रीम 4 बार आ रही है, तो उसकी चार बार जो आ रही है, तो उसकी फीस को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज आपकी फीस निकल के आ जाएगी। फाइन, सिलेक्ट नेम, सेक्शन, लेंथ, नेम, लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ कॉलम। तो नेम कॉलम के अंदर जो लेंथ है, जितनी भी वैल्यूज होगी उसके आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर सेक्शन इज ए और स्ट्रीम कॉमर्स। अब यहाँ पे और यूज हुआ है। ओके तो आप में और में क्या है, जहां पे सेक्शन ए है वो भी आएगा और जहां पे स्ट्रीम कॉमर्स है वो भी आएगा। अंडरस्टूड, जहां पे सेक्शन ए है वो वैल्यूज भी आएंगी, वो रिकॉर्ड्स भी आएंगे, जहां पे स्ट्रीम कॉमर्स है वो भी आएगा, और जहां पे दोनों है, ए सेक्शन ए और स्ट्रीम कॉमर्स, वो रिकॉर्ड्स भी आएगा। ठीक है, क्योंकि और के अंदर ये तीनों कंडीशन वैलिड होती हैं। फाइन, तो सबसे पहले आपने नेम दे दिया, ठीक है, सेकंड आपने सेक्शन दे दिया, यहाँ पे सेक्शन दे दिया, लेंथ, नेम की आपको लेंथ निकालनी है। फाइन, और ये ध्यान रखना है उन्हीं रिकॉर्ड्स को आपको देना है जहां पे सेक्शन ए है या जहां पे स्ट्रीम कॉमर्स है, या फिर दोनों चीजें हैं, सेक्शन ए भी है और स्ट्रीम कॉमर्स भी है। फाइन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज, हमें जो क्वेरीज दी गई है उसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। लेंथ, लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। ओके, डेटा साइंस, अब यहाँ पे क्या आपको लेंथ, जैसे ही लेंथ फंक्शन आता है आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे करने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे एक स्पेस करेक्टर हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आ गया 12। खुद काउंट करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, सिलेक्ट मंथ, मंथ फंक्शन क्या करता है, मंथ को एक्सटेंड करके दिखा देता है, तो यहाँ पे मंथ हमारा क्या है, 3 है,
मार्च है, तो आपका आंसर आ गया 3. फाइन. Okay, the next question. Miss Neha, a HR manager in a multinational company, World Power Limited, has created the following table to store the records of worker. तो हमारे पास यहाँ पे worker की table है. Fine. Based on the table given above, help her writing queries for the following task. हमें क्या करना है? Queries लिखनी है to display the details of all workers in descending order of DOB. Fine. तो हमें क्या करना है? वर्कर्स की डिटेल डिस्प्ले करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डीओबी. तो आपकी क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर. ऑर्डर बाय से क्या होगा? अरेंज हो जाएगा. ठीक है. डीओबी डीओबी कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा. और हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में देना था, तो हमने यहाँ पे डीईएससी कीवर्ड दिया. डीईएससी कीवर्ड से क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कॉलम की वैल्यूज होती है वो अरेंज हो जाती है. तो डीओबी ऑर्डर बाय से हमने डीओबी जो कॉलम है उस कॉलम को हमने अरेंज कर दिया क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ हमने दिया सिलेक्ट स्टार. तो डीओबी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके सारे टेबल के सारे कॉलम्स अरेंज हो जाएंगे डीओबी कॉलम के अकॉर्डिंग. ठीक है, समझ आया? अब क्या है? टू डिस्प्ले नेम. नेम डिस्प्ले करना है. सिलेक्ट नेम. डेजिग्नेशन ऑफ दोज वर्कर whose P label is either P001 और P002. ठीक है, तो हमें क्या करना है? डेजिग्नेशन, नेम और डेजिग्नेशन डिस्प्ले करना है वर्कर टेबल से, जहां पे पी लेवल कहाँ किस में आता है, या तो P001 में आता है या P002 में आता है. तो सिंपल हमने क्या किया है? सिलेक्ट नेम डेजिग्नेशन फ्रॉम वर्कर वेयर पी लेवल इन कीवर्ड का यूज किया है, जहां पी लेवल आता है P001 में और P002 में. समझ आया? यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन उन वर्कर्स के आ जाएंगे जिनका पी लेवल किस में आता है? P001 में आता है या P002 में आता है. ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया? Okay, the next we have the fill in the blanks. The average function in MySQL is an example of aggregate function. aggregate function का example है average function, जिसको हम क्या करते हैं? group of values के ऊपर apply करते हैं. ठीक है, group of values, group of records के ऊपर आप उसको apply करते हैं. Fine. The update command can be used to make changes in the rows of a table in SQL. अगर आपको rows में records में change करना है तो आप कौन सी command का यूज करते हो? अपडेट कमांड का. ओके, और अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप ऑल्टर टेबल का यूज करते हो. Fine. The alter table command can be used to make changes in the structure of the table. Fine. Okay. Now SQL function gives the current date and time. फाइन. नाउ एसक्यूएल फंक्शन से हमें क्या मिल जाता है? करंट डेट और टाइम मिल जाता है. फॉरेन की इन अ टेबल इज यूज्ड टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. फॉरेन की का हम क्यों यूज करते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स करने के लिए यूज करते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लगाने के लिए. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो आप क्या करते हैं? जब आप फॉरेन की का यूज करते हैं तो उस टेबल को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड जब तक प्राइमरी की टेबल में डिलीट नहीं होता है तब तक वो फॉरेन की टेबल में वो डिलीट नहीं होता है, हो सकता. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच कम्स अंडर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. फाइन. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज. हमें इन क्वेरीज का क्या बताना है? आउटपुट. सिलेक्ट पार 5 रेज टू पार 3. तो पार फंक्शन के अंदर जो आप वैल्यूज पास करते हो, जो वो क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू रेज होती है सेकंड वैल्यू तक. ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेज टू पार 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा. ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ गया 125. 5 इंटू क्या आएगा? ये 5 इंटू 3 टाइम्स आएगा. 5 इंटू 5 इंटू 5. सॉरी. देन सेकंड इज सिलेक्ट मोड. मोड 5 3. तो मोड क्या होता है? मोड गिव्स यू द रिमाइंडर. मोड से हमें क्या मिलता है? दो जो वैल्यूज होती हैं उनका रिमाइंडर मिलता है. तो फर्स्ट आपका जो नंबर है उसको क्या है? वो आपका डिवाइड होगा 3 से. 5 आपका डिवाइड होगा 3 से और आपको मिल जाएगा रिमाइंडर. तो जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 2. ठीक है, सिंपल. आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 2. फाइन. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हो. आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5. 3. आपका रिमाइंडर आ गया 2. फाइन. तो मोड से आपको क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है. मोड को आप मॉड्यूलस भी बोलते हो. फाइन.
नाउ वी हैव ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस। आपको इन एसक्यूएल फंक्शन का पर्पस बताना है कि इनको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने इसको यूज भी किया था। पावर फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर। ये वैल्यू रिटर्न करता है एक नंबर की रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर, जिसको हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर तक उसको रेज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे पावर 5 थी जो अभी हमने किया था, हम यहाँ पे 5 को रेस करेंगे 3 पावर तक। ओके, तो आपका आंसर आ गया 125। मोड फंक्शन, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर। ये क्या करता है, रिमाइंडर हमें देता है एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका रिमाइंडर आ गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो। हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, मतलब टेबल है व्हीकल। ठीक है, उस रिलेटेड ही कमांड्स हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेरीज लिखनी है। डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। ओके, आपको क्या करना है, एवरेज प्राइस डिस्प्ले करना है, एवरेज प्राइस डिस्प्ले करना है ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो देखो सिलेक्ट टाइप, सबसे हमने पहले टाइप को सिलेक्ट किया, एवरेज प्राइस। ओके, फ्रॉम व्हीकल। अब ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, ग्रुपिंग हमें करनी है टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ईच टाइप ऑफ व्हीकल, ईच टाइप ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो एसयूवी 2 टाइम्स आए, मिनी वैन आए, इनको अकॉर्डिंग, इनको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय टाइप। टाइप के साथ हमने ग्रुपिंग कर दी। हैविंग क्वांटिटी, अब हमने नेक्स्ट कंडीशन का है जहाँ पे क्वांटिटी क्या है, मोर देन 20, हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। ओके, समझ आया। सिलेक्ट टाइप, एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल, और एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, ग्रुपिंग करके। ठीक है, एवरेज प्राइस ग्रुपिंग कर दी हमने टाइप्स की, तो एसयूवी और एसयूवी की जो प्राइस है तो वो ऐड हो जाएंगे और उनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, समझ आया। और मिनी वैन का के जो प्राइस है वो ऐड हो जाएंगे, वैगन और वैगन जीप और यहाँ पे हमारे अलग अलग है और उनका कोई और रिकॉर्ड नहीं है, तो सिंगल ही वो उनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट क्या है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। आपको काउंट करना है व्हीकल्स। ठीक है, क्वांटिटी काउंट करनी है अकॉर्डिंग टू द टाइप, अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी आपको क्वांटिटी को क्या करना है, काउंट करना है। तो आप इसके लिए क्या दोगे, सिलेक्ट कंपनी, कंपनी का नेम आ जाएगा, काउंट डिस्टिंक्ट टाइप। काउंट के अंदर आपने क्या, डिस्टिंक्ट टाइप। ठीक है, डिस्टिंक्ट टाइप से क्या होगा, तो जो एक बार जो आपका नेम है वो बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी, और ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करी है हमने, कंपनी की हेल्प से करी है। ठीक है, कंपनी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग की है। फाइन, समझ आया। काउंटर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट टाइप से क्या होगा, जो एक व्हीकल एसयूवी 2 बार आ रखा है तो एक ही बार आएगा। ठीक है, वो काउंट हो जाएगा। ओके, फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स। हमें टोटल प्राइस करना है ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का, तो सिलेक्ट किया टाइप, सम। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप। टाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सम निकल के आ जाएगा। ओके, टाइप के अकॉर्डिंग आपका सम निकल के आ जाएगा, टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा। मतलब वैगन है उसका टोटल प्राइस आ जाएगा, एसयूवी 2 बार आया है उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी और उसका प्राइस निकल के आ जाएगा। मतलब उसका देखो प्राइस इनटू, जैसे यहाँ पे ये आया प्राइस इनटू 18, फिर एसयूवी फिर आया हुआ है इसका प्राइस इनटू 18 और इनका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। Shivani wants, now the next question, Shivani wants to get varieties of outputs using SQL functions. Help her to know about the following. What is the purpose of substring function? Substring का function जो substring function है उसका क्या purpose है? It returns the part of string as specified by the user. Substring की help से हम किसी भी string से उसका part क्या कर सकते हैं, extract कर सकते हैं। राइट, सेकंड क्या है, विच अल्टरनेटिव फंक्शन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग की प्लेस पे हम और कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम मिड फंक्शन यूज कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का पर्पस सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है। व्हाट आर द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इन द सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज होते हैं, सबस्ट्रिंग फंक्शन में आप क्या करोगे, पास करोगे स्ट्रिंग को। ओके, स्टार्ट, स्टार्ट क्या होता है, द स्टार्ट पोजीशन।
मतलब किस करेक्टर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसकी पोजीशन बताओगे आप, ठीक है। देन लेंथ, लेंथ मतलब कितने करेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा इज वर्किंग ऑन MySQL टेबल नेम्ड स्टूडेंट हैविंग द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, ये क्या है, टेबल है उसकी कॉलम्स है। हेल्प हिम राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अब हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग ये टास्क करना है। डिस्प्ले 10 करेक्टर्स फ्रॉम 5th करेक्टर्स इन एड्रेस फील्ड। ओके, तो क्या करना है हमें, 10 करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने 5th पोजीशन से, और हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या है, एड्रेस। तो आप क्या करोगे, सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एड्रेस कॉलम का नाम, ठीक है। किस पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करने हैं, 5th पोजीशन से। कितने करेक्टर्स करने हैं, 10 करेक्टर्स करने फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है आपका, टेबल का नाम, फाइन। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, सब स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या कर दिया, पैरामीटर्स पास कर दिए। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले नेम इन अपर केस एंड सिबलिंग नेम इन लोअर केस। आपके जो नेम कॉलम है, फाइन, वो आपको अपर केस में करना है, तो सिंपल सिलेक्ट अपर, नेम कॉलम को पास कर दिया, एंड लोअर, लोअर के अंदर आपने सिबलिंग कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम। टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द कॉन्टेक्ट नंबर फील्ड, टोटल नंबर आपको काउंट करने हैं, तो आप क्या करोगे, लेंथ फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट लेंथ, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आपने कॉलम पास कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या करेगा, इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज है उसकी लेंथ, नंबर ऑफ करेक्टर्स को पास कर देगा। ओके, okay, next we have considered the following table games and write SQL commands for the following। हमारे पास games table है, अब हमें SQL commands लिखने हैं। सबसे पहले क्या है, to display details of those games which are having prize money more than 7,000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं जहाँ पे प्राइज मनी क्या है, 7,000 से ग्रेटर है। तो सिंपल ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स। ओके, सिलेक्ट स्टार से क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं फ्रॉम गेम्स। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे वेयर क्लॉज की हेल्प से, वेयर प्राइज मनी इज ग्रेटर देन 7,000। ओके, टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रुपिंग्स एज शोन इन कॉलम नंबर 2 और 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट सम प्राइज मनी का सम करना है, ठीक है। ओके, एंड नंबर, नंबर को डिस्प्ले करना है फ्रॉम गेम्स, और ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करनी है, नंबर की हेल्प से। जैसे नंबर 2 बार आया इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी 3, मतलब 3 टाइम्स आया इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी, और 4 आया तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 2 ग्रुप्स बनेंगे, 2 का और 4 का 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग प्राइस मनी का सम हो जाएगा, ओके, और नंबर ग्रुप बन के डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 1 टाइम आएगा, 4 1 टाइम आएगा, और प्राइस मनी का ग्रुपिंग करके ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव कंसीडर्ड द टेबल टीचर गिवन बिलो। हमारे पास टीचर टेबल है, और इससे रिलेटेड हमें ये क्या करना है, एसक्यूएल कमांड्स लिखनी है। फाइन, अब इसको करते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स ऑफ फीमेल पीजीटी टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको दिया गया है कि फीमेल होनी चाहिए और पीजीटी टीचर्स होनी चाहिए, फाइन। और ठीक है, और सारे रिकॉर्ड्स के लिए आप क्या करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स हमने कर दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू पीजीटी, पीजीटी होनी चाहिए, एंड जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, टीचर क्या है, टेबल का नाम, वेयर कैटेगरी इक्वल टू पीजीटी, जहां पे कैटेगरी पीजीटी होनी चाहिए, एंड जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, टू लिस्ट नेम, डिपार्टमेंट्स एंड डेट ऑफ हायरिंग ऑफ ऑल द टीचर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को अरेंज। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट, ओके, हायर डेट फ्रॉम टीचर्स, ऑर्डर बाय हायर डेट। हायर डेट को क्या करना है, अरेंज करना है, और किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने डीईएससी कीवर्ड बना लगा दिया, ठीक है। ऑर्डर बाय हायर डेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप सिंपल यहाँ पे अगर ये लगा देते तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको डीईएससी कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फाइन। टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड सम ऑफ देयर सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टीचर्स काउंट करने हैं और उनकी सैलरीज का सम, और किसके अकॉर्डिंग, किसकी ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट वाइज। सिलेक्ट काउंट स्टार,
नंबर ऑफ टीचर्स आ जाएंगे, सम सैलरी फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स क्या है, टेबल का नाम, और ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द हायर डेट ऑफ सीनियर मोस्ट टीचर इन मेल एंड इन फीमेल, ओके, सिलेक्ट मैक्स हायर डेट, सीनियर मोस्ट टीचर कैसे होगी, जिसकी हायर डेट क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ठीक है, हायर डेट ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर, मैक्स हायर डेट, जेंडर, और जेंडर कॉलम को आपने डिस्प्ले कराया फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय जेंडर, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर रहे हो, फाइन।